90, मरहबा। अच्छा, चैप्टर सेल्स टैक्स निकालें, चैप्टर 20। इसमें आप आए पेज नंबर, पुत्र ठहरते जा यार, पेज 458 पे। भाईजान पेज 458 के एंड पे एक डब्बा बना हुआ है, डब्बा, उस डब्बे को देखना है। एक एंट्री लिख लें जरा, एक एंट्री लिख लें। परचेज डेबिट 40,000, जो एंट्री लिखी हुई है उसे काट दें। परचेज डेबिट 40,000, सेल क्रेडिट 70,000। ये पेज परचेज परचेज डेबिट 40,000, सेल क्रेडिट 70,000 और बैंक डेबिट 30,000। लिख लीजिए ये एंट्री। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, क्या ज़िंदगी के ऐसे किसी मोड़ पे हो सकता है कि आप एक चीज़ सेल करके साथ ही कोई और चीज़ परचेज कर रहे हो, और जो चीज़ आप बेच रहे हैं वो महंगी हो? यानी आपने अपना मोबाइल बेचा और आपने हीटर ख़रीदा, तो आपने उस बंदे को कहा कि यार मैंने तो अपना मोबाइल बेचा है, तुम मुझे हीटर दे दो, पैसे दे दो। ऐसा हो सकता है? ऐसे कहते हैं आप? तो ये एंट्री पॉसिबल है या नहीं, फिर उसके लिए बात तो बाद में होगी। पॉसिबल है? चलें जी। अब सवाल सिर्फ इतना सा है कि मोबाइल यूज़ करते हुए नहीं पढ़ना, सवाल सिर्फ इतना सा है कि इस परचेज़ को हम रिकॉर्ड करेंगे या डेट। ये परचेज़ हमारी जेन्युइन परचेज़ है या जाली? बिल्कुल जेन्युइन परचेज़ है। 3 शराइत पूरी होनी चाहिए। नंबर 1, पहली शर्त, पहले ये अंग्रेजी पढ़ लें। वेयर गुड्स आर सोल्ड and some received is partly in cash and partly in kind, then input will be allowed subject to the conditions। फिर input allow होगा इन conditions के साथ। conditions क्या हैं जी? पढ़ना शुरू करें। goods received are taxable, ये जो चीज़ें आई हैं ये क्या होनी चाहिए? taxable। goods received are shown in records, ये चीज़ें रिकॉर्ड्स में शो करें, एंट्रीज कर दी हैं हमने। and the balance amount even if less than 50,000, बकाया अमाउंट अगर 50,000 से कम भी है, इज रिसीव थ्रू क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। हमने तो पढ़ा था 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन जो है वो किसके अंदर होनी चाहिए? बैंक के अंदर होनी चाहिए, 50,000 से ऊपर की। लेकिन और 50,000 से नीचे की कैश में कर सकते, लेकिन ये 50,000 से नीचे की है, ये भी बैंक से होना मस्ट है। अब असूल बता दें, जब कभी बार्टर ट्रेड हो, हम चीज़ें दे रहे हो, बदले में चीज़ें ले रहे हो, तो परचेज का इनपुट रिकॉर्ड करने की 3 शराइत हैं। नंबर 1, चीज़ें जो रिसीव की हैं वो टैक्सेबल हों। दूसरी, रिकॉर्ड्स में शो करनी है। और तीसरी, बकाया अमाउंट अगर 50,000 से तो वो किस में अंदर हो। अब ये आपने याद करना है, और ये ना कंडीशंस हैं। ये क्या हैं? कंडीशंस। ओके, अब आप हजरात तशरीफ़ ले आए। टेस्ट 11 आपको बांटा था, टेस्ट 11। वो कुर्सी पकड़ना। ढूंढें, साथ वाले को दिया था। ओके, कितने लोगों के पास है? हाथ खड़ा करें। वेल डन, इसका मतलब है बांटा हुआ। आपको निकलते आप मिला ही नहीं था, या आपने उस दिन क्लास में बताया था कि नहीं मिला? तो उस दिन बताना था ना जिस दिन बांटा जा रहा था। अच्छा, अब मोहतरम इधर देखते हैं ज़रा। अब मैं यही कर सकता हूँ, ये लेक्चर यूट्यूब पे मैं चढ़वा दूंगा बस, और क्या कर सकता हूँ। अब आप फोटो कॉपी से जाते हुए ले लीजिएगा, वरना भी कॉपीज़ कराना और मंगवाना सब में बांटना टाइम लग जाएगा।
ओके अच्छा जी, लेट स्टार्ट। ये एक सवाल आया था जी टेस्ट के अंदर, आपको लेटेस्ट टाइम का क्वेश्चन था। इसमें जाहिद एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड जेडी इज engaged in the business of manufacturing garments. Usman, who recently joined ZD as an officer, has prepared the following computation of ZD's sales tax liability for the month of जून 2022। जून 2022 के महीने के लिए उसने ये डेटा आपसे शेयर किया। तो बता दीजिए हमारा महीना कौन सा है? जून 2022। अच्छा, इसमें उसने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, हैज़ प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग कंप्यूटेशन। उसने एक कंप्यूटेशन प्रिपेयर की है। क्लियर? इसका मतलब है उसने टैक्स कैलकुलेट करके अपनी तरफ से आपको दे दिया। ओके, आगे चलें। ये इनपुट है यानी परचेज का डेटा, ये आउटपुट है यानी किसका डेटा? सेल का डाटा। अब मैं सेल के डाटे से ज़रा स्टार्ट करता हूँ क्योंकि हमें आदत है सेल के डाटे से स्टार्ट करें। अच्छा, सेल पे हम 717 लगाते हैं या सेल को हम डायरेक्ट वर्किंग 3 में ले जाते हैं? डायरेक्ट वर्किंग 3 में। और अगर कोई पोर्शनमेंट हो तो जीरो रेट और उसमें ले जाते हैं। तो इसलिए सेल के 17 की टेंशन ना ले, वो हम खुद लगाएंगे इंशाल्लाह, इसकी टेंशन ना लेनी। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर, जी कितने पे जाएंगी? 17। नोट 1 इंशाल्लाह पढ़ूंगा मैं। आगे चलें। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड 17 जमा 3। ओके, तीसरी एडजस्टमेंट पढ़ें जी। क्रेडिट नोट डेटेड, पहले अगली पढ़ लें आसान सी। गुड्स वे ड्रॉन बाय ओनर ड्यूरिंग जून। ओनर घर ले गया चीजें, अगर घर ना लेके जाता तो सेल करता। पुटिंग गुड्स टू प्राइवेट यूज इज कॉल्ड एज सेल सप्लाई। ये कितने %? 17%। अभी तक कोई जीरो रेट आई नहीं, अभी तक कोई एग्जेम्प्ट सेल आई नहीं, सारी कौन सी हैं? टैक्सेबल। डन? ओके, अगली चीज जी, ये एडजस्टमेंट आप जरा मेरे साथ अब पढ़ें। मुझे बताएं क्रेडिट नोट का लफ्ज पढ़ के आगे पढ़े बगैर कि मैं सेलर हूं या बायर हूं? ओ भाई, आउटपुट लिखा हुआ है ऊपर, तो मैं कौन हूं? सेलर। बस, तो आउटपुट का लफ्ज पढ़ के बताएं, एम आई सेलर और एम आई बायर? मैं सेलर हूं। सेलर कौन कौन से क्रेडिट नोट इशू करता है? आ जाए। सेलर कौन कौन से क्रेडिट नोट इशू करता है? बिल्कुल कोई मसला नहीं। बहुत से ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसी तरह पढ़े हैं, उन्होंने भी सफ़े का प्रिंट नहीं निकाला हुआ। तो ट्राई टू बी एडवांस्ड। अब दुनिया बहुत आगे जा रही है, ऑनलाइन पे आ जाएं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि सेलर कौन कौन से क्रेडिट नोट इशू कर सकता है? सेलर कौन कौन से क्रेडिट नोट इशू कर सकता है? सेलर कौन, मैं पूछ रहा हूं? सेलर। अच्छा, डेबिट या क्रेडिट आपको पता है आपने कैसे देखना होता है? आपने डेटर का लफ्ज ढूंढना होता है। मुझे बताएं सेलर कौन कौन से क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं? एक ये वाला और एक ये वाला। अगला सवाल, सेलर ये दो क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, तो या सिनेरियो 2 है या सिनेरियो 4। पहला सवाल मेरा ये हो गया। दूसरा सवाल आपसे, अगर सेलर ये दो क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं या दोनों में से कोई कर सकते हैं, इससे गवर्नमेंट को फायदा होगा या नुकसान होगा? ये पता है कैसे देखना है? ये आपने डेटर के लफ्ज को नहीं देखना। क्रेडिट नोट का मतलब क्या है? डेटर क्रेडिट। ये क्रेडिट नोट का मतलब डेटर क्रेडिट। अब गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इट हैज नथिंग टू डू विद डेटर। अब डेबिट साइड पे आ जाए। सेल क्या हो रही है? कम। सेल क्या हो रही है? कम। अल्लाह का शुक्र है दोनों सिनेरियोज में सेल कम हो रही है, तो गवर्नमेंट को नुकसान, गवर्नमेंट को। अब अगर एडजस्टमेंट में गवर्नमेंट को नुकसान देना है तो ऐसी सूरत में, जिनके पास सफा नहीं है, एंड पे मैं तस्वीर खींचने दूंगा जो जो चीजें रेलिवेंट हुई। अगर गवर्नमेंट को नुकसान देने तो कितने दिनों में देने? 180 डेज में। तो हमारे पास सिर्फ 180 दिन है गवर्नमेंट को नुकसान। आ जाओ आगे आ जाओ। हमारे पास सिर्फ 180 दिन है गवर्नमेंट को नुकसान देने के लिए। अच्छा, दिन दुन गिनने आते हैं? चलिए, पहले मैं लिखता हूँ गवर्नमेंट को नुकसान, ताकि घर जाके जब आप तस्वीर खींच के चीज़ें कंपेयर करें तो आपको याद आ जाए। गवर्नमेंट को क्या हो रहा है जी? नुकसान। अब मुझे ये याद पड़ता है, हमारा महीना कौन सा रे? 15 जून में खड़े हैं।
और कस्टमर को हमने सेल कब की थी? 1 दिसंबर। मेरे ख्याल से हम कोई ऐसी सी चीज बनाते थे क्लास में डेबिट क्रेडिट नोट के लिए, याद आवे? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में याद आया, बल्कि एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो 15 जून को याद आया कि मैंने कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करना है। अब मुझे बता दें कि मैंने इनवॉइस कब बनाई थी? 1 दिसंबर। तो 1 से गिनूं या 2 से गिनना शुरू करूं? 2 से। दिसंबर के कितने दिन? 30। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहां तक कितने दिन हो गए? 181। ओ तेरी खैर, 181 डेज तो यही हो गए हैं। इसका मतलब है कि 30 मई को 180 डेज हो गए। अब मुझे बता दें, क्या मैं 15 जून को 180 डेज के बाद गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा सकता हूं या नहीं पहुंचा सकता? गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली एडजस्टमेंट कितने दिनों में की जा सकती है और जिसमें गवर्नमेंट को फायदा हो वो? अब बता दें, क्या पता चला कि इस एडजस्टमेंट को मैं करूं या ना करूं? इस एडजस्टमेंट को नहीं करना। तो आप लोगों, हाँ जी, हाँ भाई कह रहे हैं सेलर के केस में एक्सटेंशन भी मिल जाती है। एक्सटेंशन जनरल रूल है या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन है। वो तो थ्योरी के सवाल में हम लिख के आएंगे कि एक्सटेंशन मिल जाती है, न्यूमेरिकल में तो ये नहीं लिख के आएंगे कि एक्सटेंशन मिल जाती है। न्यूमेरिकल में तो जनरल रूल लगाएंगे, अनलेस कि वो लिख दे उसके अंदर एक्सटेंशन एक्सटेंशन वाली बात। क्लियर? चलें जी आगे। क्या चीज उसने लिखा भी हुआ है नोट 3 में, पढ़ो। एज्यूम दैट कलेक्टर हैज नॉट एक्सटेंडेड द टाइम पीरियड फॉर इश्यूएंस ऑफ डेबिट और क्रेडिट नोट। अगर किसी के जहन में वाइल्ड थॉट आ भी गई तो उसने कहा कि मैंने एक्सटेंशन अप्लाई नहीं की हुई। डन। आपको पता है सेलर के केस में 180 डेज की एक्सटेंशन भी मिल जाती है, तो वो कहते हैं मैंने नहीं अप्लाई की हुई। ओके, ये जी अल्लाह का शुक्र है हमारी सेल हो गई। अब नोट नंबर 3 भी मैंने साथ पढ़ लिया। नोट 2 में बताएं जी, सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन की सेल है 44। देखे 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 देखे, ये वर्किंग 3, टैक्सेबल सेल टू रजिस्टर्ड एंड अदर्स, टैक्सेबल सेल्स टू अनरजिस्टर्ड की सेल कितनी हो गई? 44। नोट 2, 20% ऑफ दीज गुड्स आर सोल्ड टू एंड यूजर्स। 20% चीजें किसको बेची? आप बताएं, अगर एंड यूजर को मैंने चीजें बेच दी हैं तो मैं क्या करूं? एक्सेलेंट, मैं वहां से माइनस कर दूं, क्योंकि वरना इस पे टिक्कू मारूंगा मैं और इसके ऊपर भी फर्दर टैक्स लगा दूं। डन। अच्छा, पूरे सवाल में उसने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया आई कैप ने। अच्छा, कितने लोगों ने टेस्ट दिया था और उनका ख्याल है कि सवाल में आधे मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह उनके? अच्छा, पूरे सवाल में सिर्फ एक एडजस्टमेंट उसने डाली है, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस। मैंने ये इसलिए डाल दी कि पेपर में आपके भी इस दफ़ा को इस तरह की एडजस्टमेंट आनी है, इसलिए मैंने ये यहाँ पर डाल दी है। तो पूरे सवाल में सिर्फ उसने एक एडजस्टमेंट डाली है, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस। वो क्या एडजस्टमेंट है? उसके लिए मुझे अनलकीली आपको किताब का एक सफ़ा खुलवाना पड़ेगा जो हमने क्लास में शायद तकरीबन ज़िंदगी में कभी भी नहीं खोला। दैट इज 3rd शेड्यूल वाला पेज, पेज 469। ये सफ़ा एक दफ़ा हमने खोला था जिसमें हमने कहा था कि 3rd शेड्यूल वाली चीज़ों पे 17% टैक्स लगेगा रिटेल प्राइस के ऊपर। ये याद है? इस सफ़े पर एग्जेम्प्ट सेल का भी एक शेड्यूल दिया हुआ है जिसका नाम 6th है, और इस सफ़े पर जीरो रेट सेल का भी एक शेड्यूल दिया हुआ है जिसका नाम, ये कितने लोगों को याद है कि जीरो रेट सेल 5th शेड्यूल में आती हैं? ये सेक्शन 4 में लिखा हुआ था, मैंने कहा था इस लफ्ज़ को याद करें। और 6th शेड्यूल में एग्जेम्प्ट सेल आती है। एग्जेम्प्ट सेल में लाइव एनिमल बेचना, फिश बेचना, एग्स बेचना, छोटे पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेचना, ये चीज़ें याद करना आपके सिलेबस में नहीं है। अब आई कैप बेचारे ने पंगा लिया, ये चीज़ ये फाइनल में टेस्ट होती है, सेल ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। इसको डालते हैं जीरो रेट में। इसे किसे डालते हैं? तो ये पूरे पेपर में एक वाहिद ऐसी एडजस्टमेंट थी जो इसको टेस्ट नहीं करनी चाहिए थी। द रीजन इज कि 5th शेड्यूल याद करना इज आउट ऑफ योर स्कोप, ये आपके स्कोप से बाहर की चीज़ है।
फिर तो आप ये भी याद करेंगे सेल टू डिप्लोमेट, सेल टू प्रिविलेज पर्सन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ये चीज़ें तो नहीं हम याद कर सकते। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये एडजस्टमेंट उसे पूछनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उसने पूछ ली तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अच्छा, एक इलाका है पाकिस्तान में डेट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। उसको अगर आप चीज़ें बेचें, पेपर में कुछ लाइनें आएंगी, वन बाय वन मैं लाइनें बोलने लगा हूँ। पेपर में एक लाइन आएगी जो हमने पिछली किसी क्लास में पढ़ी थी, सेल टू एक्सपोर्टर, एक ये लाइन आएगी पेपर में। इस सेल को मैंने कहा था कहाँ डालना है, 17%। क्यों इस सेल को 17% में डालना है? इसलिए सेल को 17% में डालना है क्योंकि ये सेल जो है वो एक्सपोर्टर को हो रही है, और एक्सपोर्टर की सेल आगे जीरो रेट होगी, ना कि मेरी सेल। और अल्लाह का शुक्र है आज भी मैं उसी बात पे कायम हूं। पेपर में आ गया लफ्ज़ सेल टू एक्सपोर्टर, तो डाल दीजिएगा सेल टू एक्सपोर्टर को 17% में। एक और लाइन एक क्लास में पढ़ी थी, सेल टू रिटेलर्स हु आर रजिस्टर्ड इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। सेल टू रिटेलर्स हु आर देयर इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एक सियालकोट में इलाका है, उनको आपने चीजें बेची ताकि वो एज इट इज बेच दें, तो उनकी सेल जीरो रेट है। मैंने कहा था हमारी सेल जीरो रेट नहीं है। तो अगर ऐसा लफ्ज आ जाए पेपर में, सेल टू एक्सपोर्टर हु आर रिटेलर्स इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, तो ऐसी सूरत में उनकी सेल जीरो रेट है, हमारी सेल जीरो रेट नहीं है। तो इस सेल को भी 17% में डालिएगा। एक तीसरी लाइन जो मैं आज पढ़ाने लगा हूं आपको और आज बताने लगा हूं, सेल ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग एंड दिस सेल इज मेड बाय अस टू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। अब शायद लॉ मेकर इसलिए थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, वो कहते हैं आप तो एक्सपोर्टर को डायरेक्ट रॉ मटेरियल देके हेल्प कर रहे हो और वो आगे चीजें एक्सपोर्ट करेगा, तो ऐसे एक्सपोर्टर्स के केस में आप तो स्टिल लोकल सेल कर रहे हो, इट इज लोकल सेल इन पाकिस्तान। फील करें, सेल ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन एक्सपोर्ट जोन, एक्सपोर्ट जोन इज इन पाकिस्तान। तो आप एक्सपोर्ट जोन वाले को अगर चीजें बेचें तो आपकी सेल स्टिल लोकल है, उसकी सेल क्या होगी। लेकिन अगर पेपर में कहते हैं आप रॉ मटेरियल उसको बेच रहे हैं, या कोई ऐसा लफ्ज आ जाए कि उसने आगे इस पे और मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो ऐसी सूरत में हुकूमत खुश होती है फैक्ट्रीज को और सबको कि आप फैक्ट्रीज को चीज़ें बेच रहे हो, टाइम पे उनको सामान प्रोवाइड कर रहे हो ताकि वो चीज़ें बना के बाहर के मुल्कों में बेचें। इस सेल को फिर किस में डाल दीजिएगा, बोले जीरो रेट सेल में। एंड दैट इज दिस एडजस्टमेंट। पढ़ें आप इस एडजस्टमेंट को। सेल टू रजिस्टर पर्सन 17%। इसमें देखें जी, इट इंक्लूड्स डॉट वन, इट इंक्लूड्स, इंक्लूड के लफ्ज़ को हाईलाइट कर लेते थे ना, इट इंक्लूड्स गुड्स ऑफ 50 मिलियन सोल्ड टू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। अगर इतनी सी लाइन पेपर में लिखी होती ना तो आपने 17% में पढ़े रहने देना था, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर फर्दर, कि उन पे तुम काम करके फिर आगे बेचो। तो आप बता दें वो जो जोन में बंदा बैठा हुआ है वो रिटेलर है या मैन्युफैक्चरर है। तो अब अगर वो करेगा तो उसको इस सिनेरियो में फॉल करेगा। अब अल्लाह का शुक्र है हमारी सेल भी क्या हो जाएगी, उसकी तो जीरो रेट है ही क्योंकि उसने चीजें बाहर के मुल्क में एक्सपोर्ट करनी है। तो अगर इतनी सी लाइन लिखी होती, सॉरी, अगर इतनी सी लाइन लिखी होती तो जैसे पिछली क्लासों में पढ़े इसको कहां डालते 17%, लेकिन आप इसको कहां डालेंगे, जीरो रेट। अब क्या करेंगे, 180 पकड़ेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 50। सॉल्यूशन में देखें, ये जी 180 पकड़ा है, इसमें से माइनस किया 50, और 50 को टैक्सेबल सेल से निकाल के किस सेल में ले गए हैं, एग्जाम नहीं है, एग्जाम नहीं है, किस सेल में ले गए, जीरो रेट सेल। डन। तो ये एक अजीब सी एडजस्टमेंट थी। अब मैं सवाल पढ़ना शुरू करता हूँ परचेज के एंगल से जी। अगर वो रिटेलर है और हम उसको चीज़ें बेच दें तो ऐसी सूरत में 17%, और अगर वो रिटेलर नहीं है, वो एक मैन्युफैक्चरर है, तो फिर जो है हम उसको चीज़ें नहीं बेच रहे होंगे बल्कि रॉ मटेरियल बेच रहे होंगे, तो फिर वो हमारे लिए भी जीरो रेट हो जाएगी। ओके, चलें ये परचेज के एंगल से चीज़ों को पढ़ना शुरू करें। परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर कितने परसेंट,
17%। आपकी मर्जी थी 23.8 उठा लेते, 140 पे 17 लगा के उठा लेते, आपकी मर्जी थी। बेहतर था उसकी बनाई हुई रिटर्न है, पता नहीं कोई गलतियां भी हो सकती थी, तो बेहतर था 140 के ऊपर 17% लगा के आप उठाएं। नेक्स्ट, परचेज डेटेड 21 दिसंबर 2021, परचेज है दिसंबर की, गलती से कुड नॉट बी क्लेम्ड इन दिसंबर। ये तो इतनी मशहूर ज़माना एडजस्टमेंट है, किसी को प्रोविजन याद हो? अगर भूली हुई परचेज अगले 6 महीने याद आ जाए तो उसको परचेज रिकॉर्ड कर लें। सेक्शन 7 के 1 की आखिरी 2 लाइनों में ये बात पड़ी थी। तो अगर कोई बंदा इनएडवर्टेंटली, और ये शुक्र है ये लफ्ज़ भी लिख दिया उसने, इनएडवर्टेंटली, यहाँ से जल्दी याद आ जाता है। तो अगर आप कोई भूली हुई परचेज अगले 6 महीने रिकॉर्ड करना चाहें तो यू कैन कर सकते हैं। सेक्शन 7 के 1 की आखिरी 2 लाइनें। तो इस परचेज को अल्लाह का शुक्र है रिकॉर्ड करेंगे। और आखिरी महीने में याद आया, हमारा महीना कौन सा था पुराना? दिसंबर। इसमें डेटिंग, इसमें दिन नहीं गिनने होते, इसमें अगले 6 महीने गिनने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में भूली हुई परचेज याद आ गई तो इसको रिकॉर्ड कर लें, कोई मसला नहीं। गैस बिल, बिजली के बिल कैश में पे हो सकते हैं। सेक्शन 73, आपने एंड पे तस्वीर खींचनी होगी ना। सेक्शन 73 में लिखा हुआ था बिजली के बिल किस में पे हो सकते हैं, तो कोई मसला नहीं, इस परचेज को रिकॉर्ड करें, नॉर्मल परचेज है। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रेंटेड प्रेमिसेस, रेंटेड प्रेमिसेस है, उसका बिजली का बिल आया है। शोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ लैंडलॉर्ड, जिस पे सारी डिटेल्स ओनर की लिखी हुई है, हमारी नहीं लिखी हुई। एक मसला आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी बच्चों ने इस परचेज को डेड कर दिया होगा। मसला 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 थोड़ा सा सोचें, शायद याद आ जाए आपको। सेक्शन 7 में पढ़ा था, सेक्शन 7, सोचें सोचें, दिमाग पे जोर डालें। सेक्शन 7 पेज 457, वो भी आप एक बात करें, यहां भी एक बात लिखी हुई है। इन केस ऑफ परचेजेस मेड बाय हिम, इन सेक्शन 7 का 2 खोला हुआ है मैंने, पेज 457। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ बिजली और गैस, अ बिल बियरिंग हिज रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एड्रेस, आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अब सवाल में क्या लिखा हुआ है कि बिल जो आया इस पे पर्टिकुलर्स आपके हैं या अभी तक ये आपके मालिक के मकान के नाम है, तो इट मींस यू कैन नॉट रिकॉर्ड दिस परचेज, इस परचेज को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो डेट वॉज सेक्शन 7 का बोले 1। आगे सारा कचरा भरा हुआ है, देखते नहीं एक करके। डेबिट नोट, यार अब परचेजेस में डेबिट नोट आ रहा है, तो हम बायर हैं या सेलर हैं? बायर है, एक्सेलेंट। आगे ना पढ़े, परचेजेस में डेबिट नोट आ रहा है, तो बताएं जी हम बायर हैं या सेलर हैं? हम बायर हैं। तो जाते हैं हम उधर ही, मशहूर ज़माना अपने उधर चैप्टर 20 में। बड़ा क्या हो गया है? हाँ अच्छा, 2 मिनट बाद बैठोगे। हम फिर ऐसा करते हैं, क्लास अभी शुरू कर लेते हैं। बोलें जी हम कौन हैं? बायर। अल्लाह अकबर। आज सारे बच्चों को एक दे देना यार उसकी जगह। आज सारे बच्चों को एक बहुत बड़ी बात पता चली कि बायर हमेशा ही डेबिट नोट इशू करता है। हाथ सुटें साथ वाले को। आज एक बहुत बड़ी बात पता चली कि बायर हमेशा ही डेबिट नोट इशू करता है। आज प्लीज 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 ट्राई टू बी इन क्लास। आज एक बहुत बड़ी बात पता चली कि बायर हमेशा ही क्या इशू करता है, और उससे बड़ी बात पता ये चली कि बायर हमेशा ही परचेज कम करता है। बायर जो भी नोट इशू करे, बायर हमेशा ही परचेज क्या करता है? कम करता है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा ज़रा सोच के आपने मुझे बताना है, क्योंकि चीज़ें आपको भूली होंगी। आपको मैंने बताया था आउटपुट कम होने से गवर्नमेंट को नुकसान होता है, तो खुशी बोली ना, भूला हुआ है इसीलिए। आउटपुट कम होने से गवर्नमेंट को, और इनपुट बढ़ने से गवर्नमेंट को नुकसान होता है। हमारी सेल कम हो जाए तो भी गवर्नमेंट को नुकसान होता है, हमारी परचेज बढ़ जाए। इस रूल को सामने रख के जरा मुझे बताएं, मेरा जो मर्जी डेबिट नोट है, गवर्नमेंट को क्या होगा? नुकसान वालों को बंदा मारे चपेट। अब पुत्र आराम से जवाब दे, तुझे जल्दी क्या पड़ी हुई है? अब जरा जवाब दे। तो इनपुट बढ़ने से गवर्नमेंट को क्या होता है?
इनपुट कम होने से, तो अल्लाह का शुक्र है इन दोनों सिनेरियोज में गवर्नमेंट को खुशी होती है। अब अगर गवर्नमेंट को खुशी हो रही हो तो ये एडजस्टमेंट हम 180 दिनों के अंदर करें या जब मर्जी करें? बोले जब मर्जी करें। ओके, टाइम ज़ाया करें, हम चैप्टर 3 भी पढ़ना है। चलें, खैर है, पढ़ें। डेबिट नोट डेटेड, और डेटों को छोड़ माय बड़ी, डेटों को छोड़। डेटें तो तब देखते हैं जब गवर्नमेंट को क्या पहुंचा रहे हो? नुकसान। डेबिट नोट डेटेड, वैसे तो फर्क भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मार्च अप्रैल मई जून 2-3 महीने हैं दरमियान में। डेबिट नोट इश्यूड टू अ सप्लायर, क्योंकि हम बायर है ना, तो हमने सप्लायर को डेबिट नोट इशू किया है फॉर सेल अगेंस्ट विच इनवॉइस वाज इशूड ऑन 31 मार्च। तो आप बता दें, क्या मैं दिन गिनूं? दिन गिनने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट को क्या पहुंचाने? फायदा पहुंचाने, नुकसान? फायदा पहुंचाने। अब अगर गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाना है तो क्या ये एडजस्टमेंट की जा सकती है बाद में भी या नहीं की जा सकती? बात दूर की बात है, अभी तो 180 दिन ही नहीं गुजरे, तो ये एडजस्टमेंट फिर भी की जा सकती है। गवर्नमेंट को यहां फायदा दिया जा रहा है, जब मर्जी करो ये एडजस्टमेंट। अब अगला सवाल मेरा है, इस एडजस्टमेंट को करना कैसे है? ओहो, इस एडजस्टमेंट को करना कैसे है? चाहे ये वाली है चाहे ये वाली है, करना कैसे है? परचेज कम करके। इस एडजस्टमेंट को करना कैसे है? परचेजेस के लिए कौन सी वर्किंग है, 1 या 3? 1, तो 1 में जाके परचेज को कम कर दें। 1 में जाके परचेज को, तो 1 में जाके आपने परचेज को सिर्फ कम करना है, परचेज को कम करना है। ये आपका सिनेरियो बन गया परचेज को कम करने का। और इसमें गवर्नमेंट को क्या होगा? यार हमारा शहजादा है जिसने कंप्यूटेशन बनाई है, उसने प्लस ही कर दिया हुआ है, हमने तो इसको नहीं देखना, हमने अपने तरीके से सवाल सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह हम वर्किंग 1 में जाएंगे और 6 की परचेज को कम कर देंगे। तो सोल्यूशन भी शायद इस सवाल का हुआ हुआ है अगले सफ़े पे। ये देख लें जी, परचेज 6 की है, हम इसे कम कर रहे हैं। डन, बस ना करें, चलें ठीक है, पढ़ लें। एक एडजस्टमेंट मैं आपको पढ़ाता हूं ताकि आपको एक पुरानी बात याद आए। हमने पढ़ा था पेज 491 पे, जो क्वेश्चन हमने 5-6 किए थे ना क्लास में, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि 10 फरवरी को हमने लिक्विड नाइट्रोजन परचेज किया उधार के ऊपर, और इसकी पेमेंट हमने 15 अगस्त को कर दिया। तो मैंने आपको बताया था कि क्रेडिटर को 180 दिन में पेमेंट कर देनी चाहिए। अगर आप क्रेडिटर को 180 दिन में पेमेंट ना करें तो आप क्या बन जाते हैं? मुजरिम। तो अब ये 180 दिन वो हैं जो क्रेडिटर को पेमेंट करनी होती है। कल मुझे याद कराइएगा, हमारे लॉ में 2 जगह 180 दिन लिखे हुए हैं, 1 जगह 6 महीने लिखे हुए हैं। इन तीनों के अंदर फ़र्क ज़रा रिवाइज कर लेंगे, और ये फ़र्क अच्छी तरह पता चल जाता है जब आखिरी दिनों में आप रिवीजन करते हैं। अभी कुछ चीज़ें ज़ाहिर बातें ध्यान में नहीं आ रही होती। तो क्रेडिटर को कितने दिनों में पेमेंट होनी चाहिए? 180 दिनों में। अब ज़रा देखते हैं इस सवाल में क्या हुआ। मैंने हमारे महीने में पेमेंट की है अगेंस्ट अ बिल ऑफ 5 अप्रैल। 5 अप्रैल का बिल 3 जून को पे कर दिया। अप्रैल मई जून 3 महीने गुजरे, क्या पेमेंट हो गई 180 दिनों में? क्या ये कोई जुर्म है जिसकी सजा दूं, या पेमेंट टाइम पे हो गई है? इसका मतलब है पेमेंट इन 180 डेज, सो नो प्रॉब्लम। इस परचेज को उल्टाना था या इग्नोर करना था? इग्नोर करना था। उल्टाने का मतलब है सजा देना। क्या सजा देनी थी कि तुमने 180 दिन में पेमेंट नहीं की, या कहना था अच्छा किया तुमने 180 दिन में पे कर दिया, हमें कोई मसला नहीं, अच्छा किया तुमने 180 दिन में पे। और वो जो मैंने सवाल किया था, उस सवाल के अंदर क्या था, इधर मैं लिख भी देता हूं। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर
491, एडजस्टमेंट नंबर 7, वी डबल आई लिखा हुआ है उधर, ये 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो ये मैं इंशाल्लाह एंड पे आपको तस्वीर खींचने का मौका दूंगा। एडजस्टमेंट नंबर 7, तो उधर 180 दिन बाद पेमेंट हो रही थी इसलिए हम सजा दे रहे थे, इधर पेमेंट 180 दिन के इसलिए हम सजा नहीं दे रहे। अच्छा, एक और खुशखबरी सुने, कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स आती हैं पेपर में जो आपको समझ ना आ रही हो। कुछ लोग उनको डैश डाल के लिखाते हैं और कुछ लोग प्लस या माइनस करके लिखाते हैं, तुक्का किसी ना किसी का तो चलेगा। और अगली खुशी की खबर यह है कि आपने बस करके आनी है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ एडजस्टमेंट नहीं आ रही होती, ना वो डैश डाल के लिख के आते हैं ना वो प्लस या माइनस करके लिख के आते हैं, यार मैंने तो छोड़ ही दी, तो इसका तुक्का भी नहीं लगेगा। तो प्लीज़ जो एडजस्टमेंट कभी ऐसा हो, समझ ना आ रही हो या याद ना आ रही हो, भूलियो, कुछ ना कुछ करके आ जाए। वैसे भी आधे मार्क्स लेने होते हैं, आधे तो इजीली आ रहे थे इसमें। आगे, पेमेंट ऑफ सूबे का सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 13% अगेंस्ट ट्रांसपोर्टर इनवॉइस डेटेड 17 जून। हमने पे किए ट्रांसपोर्टर को कोई पैसे फॉर सप्लाइंग गुड्स टू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। अच्छा, अगली चीज मुझे ये बताएं कि मेरी जो परचेज है, परचेज ऑफ सर्विसेज के बारे में क्या रूल पड़ा था? ट्रांसपोर्टर को पैसे देना परचेज ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ सर्विसेज? परचेज ऑफ सर्विसेज। एक और इंडिकेशन मैंने आपको बताया हुआ, जो सूबे को टैक्स दिया जाता है वो सर्विसेज की परचेज पे होता है। सर्विसेज की परचेज हमारे सिलेबस में नहीं है। इसका रेट अगर उसने 13% लगा दिया तो वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं। सर्विसेज की परचेज के बारे में जिस दिन हमने पहला न्यूमेरिकल शुरू किया था उस दिन मैंने आपको बताया था सर्विसेज की परचेज के ऊपर हमेशा इनपुट रिकॉर्ड कीजिएगा, अनलेस के सवाल कह दे कि सूबे की गवर्नमेंट ने मना किया हुआ सर्विसेज की परचेज रिकॉर्ड करना। यह बात कितने लोगों को याद है? जरा हाथ खड़ा करके बताएं। मैंने जिस दिन सवाल कराने शुरू किए थे ना, तो उस दिन एक डायग्राम बनवाई थी जिसमें मैंने मशीन की परचेज और फिक्स्ड एसेट की परचेज लिखी थी और बाकी परचेज लिखी थी, बिजली की परचेज लिखी थी, काफी सारी परचेजेस लिख के अगर मैं ढूंढूं, यार मुझे तो लगता है ये सवाल आपकी मेमोरी का टेस्ट था। काफी सारी चीजें रिवाइज होगी ना इसमें। पेज 489 नहीं, मैंने एक डायग्राम वहां बनाई थी, पेज 489 पे तो नहीं बनाई थी यार। कहाँ? नहीं, हाँ, वेल डन वेल डन। ये डायग्राम थी, आपको पढ़ाई थी मैंने, मैं होम ट्यूशन ही पढ़ाता। सर्विसेज, इफ क्वेश्चन से नॉट अलाउड देन एक क्वेश्चन साइलेंट तो 17% लगा दें। लेकिन अगर क्वेश्चन आगे बढ़ के ये कहते कि मैं लगा ही 13 रहा हूं सूबे की गवर्नमेंट, जो लग रहे लगने हैं, बस हमने उस पर एतराज नहीं करना। फिर अब आप मुझे बता दें, सर्विसेज की परचेज मैं रिकॉर्ड करूं या इग्नोर करूं? रिकॉर्ड करूं, लेकिन इस परचेज के साथ उसने क्या लिख दिया है? फॉर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, और हमारी एक ही सेल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में। इसलिए मोहतरम बताएं, बल्कि आप ना फरमाया करें, आप बताया ना करें, इसलिए बताएं ये परचेज मैं कहां ले जाऊंगा? वर्किंग 2.1 में। दिस परचेज इज फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट तो ना कहें, दिस परचेज इज फॉर जीरो रेट सेल। इसलिए मैंने वर्किंग 2.1 में सोल्यूशन में नहीं डाला इसको, मैंने डायरेक्ट ही यहां डाल दिया 1.04। चलेगा यहां? वर्किंग 2 जो 2 कॉलम डलते हैं। नेक्स्ट, आगे फिर फर्क से 2 मार्क्स छुपे हुए इजी इजी। एक है परचेज ऑफ मशीन, ये लाल है, और एडवांस पे किया है। यार एडवांस पे परचेज वाला होता है सेल वाला होता है? परचेज वाला होता है। एडवांस रिसीव हो तो एडवांस पे किया मैंने सप्लायर को जब मैंने ऑर्डर दिया कस्टमाइज अपनी मर्जी की चीजें बनवाने के लिए। द गुड्स विल बी रिसीव्ड इन अक्टूबर, चीजें अक्टूबर में आएंगी। बता दें जी, टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन क्या कहती है? परचेज और सेल कब रिकॉर्ड करें? जब गुड रिसीव या डिलीवर हो जाए। तो ये रिसीव कब होनी है? क्या हमारे महीने की परचेज है या अक्टूबर की? क्या इसको रिकॉर्ड करें या इग्नोर करें? इग्नोर करें। सो दिट वाज द क्वेश्चन। अब आप निकाल लें चैप्टर 3 तस्वीर खींच लें।
कैमरास को ऑन ही रखें ज़रा। इस तरह की तस्वीर का फ़ायदा नहीं, बहुत छोटी आएगी। ये चीज़ तो आपको मैंने बता दी है। तो तस्वीर ज़रा इस तरह की खींचें कि सारी चीज़ें आएँ इसमें। हाँ, अब अच्छी तस्वीर बनेगी। इस सवाल में एक और ब्यूटी थी, वो चीज़ें जो हमने मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ी थी। 180 दिन में क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, 6 महीने में भूली हुई परचेज रिकॉर्ड करनी है, और डेबिट क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट 180 दिन में। ये तीनों चीज़ें इसने इकट्ठी करके यहाँ डाल दी। तो डेट वॉज अ गुड रिवीजन एज वेल। तो ये हमारी रिवीजन क्लास थी आज की। अच्छा, वैसे फरवरी में मैं आपको बुलाऊंगा 31 जनवरी को ना, शाम को इंशाल्लाह आपको छोड़ दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा। फिर आप जाने और आपके घर वाले जाने, और फिर इंशाल्लाह किसी एक दिन फरवरी के अंदर आपको बुलाया जाएगा कि आप हजरात तशरीफ़ ले आएँ। और अगर आप जो है वो मौजूद हुए अपने घरों के अंदर, तो फिर आपके घर तक लेक्चर पहुंचवाने की कामयाब कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ये फरवरी के अंदर एक दिन आपको बुलाया जाएगा, लेकिन उस दिन तैयार होकर आना है आप लोगों ने। कपड़े तो पुरानी पहन लो, नहा धो के आ जाना। Guys, come on page 24. You Ajib guys, sitting with Ajib guy. Page 24. अच्छा जी, आज ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है कोड ऑफ एथिक्स। बोलें जी, कोड ऑफ एथिक्स। एक चार्टर्ड अकाउंट, पेज नंबर है अब नहीं मैंने बताना, पूरा सेशन में पेज नंबर बताता थक गया हूँ। अब अगले वालों को इंशाल्लाह अगली दफा से पेज नंबर। यार इधर आ, सीट को उठा के साइड पे कर। तू जाना यार। बड़ा समीउल्लाह, खड़े हो जाओ। केपीएमजी के बारे में क्या जानते हो आप? सुना हुआ आपने केपीएमजी? क्या ये एक सीए फर्म है? केपीएमजी क्या है? सीए फर्म है। अब चेहरे शरीफ आपने ऊपर ही रखने हैं। केपीएमजी एक सी, यार क्या आना जाना लगा हुआ है, हद होगी। तो तू जो भी करने के बाद। अच्छा, केपीएमजी क्या है जी? एक सीए फर्म। लाल से लिखते हैं, काले से तो नीचे भी लिखा हुआ है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जी पीटीसीएल। पीटीसीएल ने केपीएमजी को कहा कि आप हमारा ऑडिट कर दें। क्या कर दें? ऑडिट कर दें। क्या ये दांत निकालना है? क्या ये जूते साफ करना है? नहीं। फिर क्या होगा? कौन सी सर्विसेज देगा? केपीएमजी वाले आएंगे और आके पीटीसीएल वालों से कहेंगे कि आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस दे दो, अपनी बैलेंस शीट दे दो, एनआरवी लॉस चेक करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे, कॉस्ट मॉडल पे हैं, फेयर वैल्यू मॉडल पे हैं, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर देखेंगे सरप्लस रिटेन अर्निंग में शिफ्ट हो गया है नहीं हो गया। ठीक है, एक एक करके गवर्नमेंट ग्रांट्स जो रिसीव किए हैं उन गवर्नमेंट ग्रांट्स की अकाउंटिंग सही की हैं या गलत की हैं, इन्वेंट्री को फाइफो पे रखा है या वेटेड एवरेज पे रखा है तो सही रखा है या गलत रखा है। ये क्या फील हो रहा है? किस क्लास में आप पहुंच गए हैं? FAR 1 की क्लास में। इट इज कॉल्ड एज ऑडिट सर्विस। इट इज कॉल्ड एज, इट हैज नथिंग टू डू विद अवर टैक्स क्लास। इसका हमारी टैक्स की क्लास से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑडिटर जो कि ये है केपीएमजी, वेरीफाई और चेक करता है P&L और बैलेंस शीट। किसकी? पीटीसीएल की। भाई रिदम बनना है बातों का। नेक्स्ट, केपीएमजी ना पीटीसीएल को कहता है ऑडिट क्लाइंट। क्या कहते हैं? ऑडिट क्लाइंट, क्योंकि पीटीसीएल इसको पैसे देगा ना काम करने के। तो केपीएमजी पीटीसीएल को क्या कहेगा? ऑडिट क्लाइंट। अगला लफ्ज क्या ऐड हो गया हमारी डिक्शनरी में? छोड़ो इस मोबाइल को, तोड़ दो इसको। ऑडिट क्लाइंट। पीटीसीएल इज एन ऑडिट क्लाइंट फॉर केपीएमजी। केपीएमजी क्या है? सीए फर्म। ऑडिट सर्विसेज में क्या होगा? पांडे कली करा लो, ये होगा? नहीं नहीं, ये तो नहीं होगा।
प्रेशर कुकर दे बटन लगा लो, ये होना होगा ऑडिट में। ऑडिट में क्या होगा? वेरीफाइंग या चेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरीफाई या चेक हो रही होंगी एंड विल इशू अ ऑडिट रिपोर्ट, और केपीएमजी पीटीसीएल को एक ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा। दिस इज कॉल्ड एज ऑडिट सर्विस। केपीएमजी और पीटीसीएल के दरमियान जब दोस्ती यारी बढ़ गई तो 3-4 साल बाद पीटीसीएल ने एक और रिक्वेस्ट की। जैसे आप डॉक्टर साहब से दांत निकलवा रहे हो तो दांत बड़े अच्छे निकाले, आप डॉक्टर साहब को जाते कहते हैं सर मेरे जूते भी पॉलिश, तो ये अब आप उससे एक्स्ट्रा सर्विस मांग रहे हैं। तो डॉक्टर भी आपकी तरह जो शुगली था, उन्होंने कहा यार 20 रुपये होंगे, आपने कहा कोई नहीं डॉक्टर साहब ये भी दे देंगे आपको। डॉक्टर भी होते हैं कई डॉक्टरों ने तो बात करते हुए बना रहता है। तो अब डॉक्टर भी जरा शुगर प्रोग्राम था, उसने कहा ठीक है यार 20 रुपये में कर देंगे यार, और बता चल छोटे पॉलिश लेके आ, तो आपको कर भी दिया उसने, आप तो उसके सही मुरीद हो गए। तो अब पीटीसीएल ने रिक्वेस्ट की केपीएमजी से कि मैंने दांत तो निकलवा लिया है, अब मेरे जूते भी पॉलिश कर दो, यानी अब तुम मुझे टैक्स भी कैलकुलेट करके दे दो। क्या कैलकुलेट करके दे दो? अब मैं तुमसे क्या सर्विसेज मांगने लगा हूं? टैक्स की सर्विसेज मांगने लगा। इसमें एक काम आसान है और एक काम मुश्किल है ड्यूरिंग टैक्स सर्विस। एक काम पॉइंट 1 वाला आसान है और लिखें पॉइंट 2 वाला मुश्किल है। एक काम आसान है और एक काम मुश्किल है। ये पेज 2 सफ़े आगे है, ये पेज अभी तक आप लोगों ने निकाला ही नहीं हुआ था। ये पेज 3-4 सफ़े आगे है, ये 7 वाले की किताब में है, ये 7 वाले की किताब में। इनको ढूंढ के दें सफ़ा, सब सफ़ा ढूंढ के दें। अल्हम्दुलिल्लाह, चलें इस सफ़े पे पहुंच गए, किताबों के अंदर ही सफ़े। तो ऑनलाइन वाले भी बेचारे मसले में होंगे भाई। पेज 29 के जो आगे सफ़ा है ना, जिस पे नंबर नहीं लगा हुआ, ये वो सफ़ा है। पूछ लिया करें ना। अच्छा इसलिए क्या आप पूछते नहीं? ओके, अब मोहतरम सवाल ये राइज होगा, मैं मोहतरम कहता हूँ कुछ लोग देखते नहीं, यार ये क्यों होता है ऐसा? अब मोहतरम सब चुप बस। अब मोहतरम सवाल ये राइज होगा कि आपने 2 काम करने हैं। नंबर 1, मेकिंग टैक्स कैलकुलेशंस। मेकिंग, उसमें क्या होगा? उसमें केपीएमजी पीटीसीएल को रिक्वेस्ट करेगी कि आप मुझे कुछ डेटा दो, क्योंकि मैं वर्किंग 1 करना चाह रहा हूं, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऐड करना चाह रहा हूं कुछ चीजें, और कुछ चीजें लेस करना चाह रहा हूं। इसमें अब जो केपीएमजी सवाल पूछेगा पीटीसीएल से वो नहीं होंगे अभी जो मैं FR1 राइट बता रहा था। अब केपीएमजी बिल्कुल डिफरेंट सवाल पूछेगा। केपीएमजी कहेगा भाई ये मशीन आपने जो ली है, बताओ पाकिस्तान से खरीदी है बाहर से खरीदी है? भाई ये ओल्ड है या न्यू है? जरा मैंने देखना है इस पे इनिशियल अलाउंस लगाना है या नहीं। अच्छा यार ये गाड़ी जो आपने खरीदी है 75 लाख से ऊपर है या 75 लाख से नीचे है, बताओ जरा। इसके बाद जो है वो आपकी बैड डेट रिकवरी हुई है, पिछले साल कितना अलाउ हुआ था, डेटर कितने पैसे लेके भागा था। इसी तरह आप मुझे बताओ अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टीज किराए पे दी हुई है तो उन प्रॉपर्टीज को किराए पे दिया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाना है तो उसमें सेक्शन 15A वाली मैंने देखनी है, रिडक्शंस अलाउड हैं या नॉट अलाउड हैं। ये सारी चीजें अब पीटीसीएल केपीएमजी पूछना शुरू करेगा पीटीसीएल से। अब मुझे बताएं ये हम टैक्स सर्विसेज दे रहे हैं या ऑडिट सर्विसेज? टैक्स सर्विसेज दे रहे हैं। अब हम ये कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं? टैक्स सर्विस। ऑडिट सर्विसेज देने के लिए क्या पूछेंगे? इन्वेंट्री किस पे पड़ी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पे पड़ी है, पीपीई किस पे पड़ा है, ये ऑडिट सर्विसेज देते हुए पूछेंगे। टैक्स सर्विस देते हुए क्या पूछेंगे?
प्लांट पुराना है या नहीं है, पाकिस्तान से खरीदा है या बाहर के मुल्क से खरीदा है, गाड़ी 75 लाख के ऊपर या नीचे है, मुलाजमीन को तनख्वाह दी है 25,000 से ऊपर दी है या नीचे दी है, कैश में दी है या चेक में दी है, इंटरटेनमेंट लिमिट्स के अंदर है या इंटरटेनमेंट लिमिट्स क्रॉस कर रही है। ये सारे अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, यानी जो है वो डॉक्टर आपसे पूछ रहे हैं हाँ भाई चमकाना कैसा है, कितना चमकाना है, पाँव के अंदर, जूतों के अंदर तुम्हारी शक्ल नजर आए ना आए, जुराबें कौन सी पहनते हो, मोटी पहनते हो, पतली पहनते हो, इसका मतलब अब तो वो जूता पॉलिश करना चाह रहे हैं, अब वो हमारे दांत नहीं साफ करना चाह रहा। क्लियर हो गया? तो सवालों से पता चल जाता है अगला बंदा सर्विस क्या देने वाला है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब मेकिंग टैक्स कैलकुलेशन एक मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? इसलिए कि कहीं 20 दिन बिजनेस का चैप्टर पढ़ाने के बाद जब न्यूमेरिकल बिजनेस का होता है तब भी आप पूछ रहे होते हैं ये क्या हुआ, ये क्यों ऐड हुआ, ये क्यों लेस हुआ, इतने से क्यों हुआ। तो मेकिंग टैक्स कैलकुलेशन इज अ वेरी टफ जॉब। टैक्स कैलकुलेशन होने के बाद आप FR2 में पढ़ेंगे 2 जनरल एंट्रीज होती हैं। एक जनरल एंट्री होती है करंट टैक्स की, एक होती है डेफर्ड टैक्स की। करंट टैक्स का मतलब है कि अभी जो हुकूमत को टैक्स देने हैं, और डेफर्ड टैक्स का मतलब है थोड़ा डेफर करके जो हुकूमत को टैक्स देने हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद एंट्रीज होती हैं 2, करंट टैक्स की एंट्रीज होती हैं और डेफर्ड टैक्स की एंट्रीज होती हैं। अच्छा, अब सवाल ये राइज होगा, आप जरा सोचिएगा एक बात तसल्ली से कि जब आपने वर्किंग 1 की और वर्किंग 1 करके इन द एंड न्यूमेरिकल का फेस बनाया, न्यूमेरिकल के फेस पे आपने निकाला पेएबल टू गवर्नमेंट, पेएबल टू गवर्नमेंट की फिगर आई 50। ये पेएबल टू गवर्नमेंट आपने टैक्स की क्लास में बैठे हुए फर्ज करें निकाला, लेकिन आप ऑडिटर भी हैं और आपने ऑडिट भी करना है। ऑडिट में जब बैलेंस शीट का आप ऑडिट कर रहे थे, अभी ये बात हो रही है टैक्स सर्विसेज की, अब मैं बात करने लगा हूं ऑडिट सर्विसेज की। तो जो आपने टैक्स सर्विस दी, टैक्स सर्विस देके आपने टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट निकाला 50, बैलेंस शीट में आपने करंट लायबिलिटीज में डाला प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्स पेएबल जिसे कहते हैं। आपने बैलेंस शीट की करंट लायबिलिटीज में डाला टैक्स पेएबल, वो टैक्स पेएबल था 50। अब आप ऑडिट करते हुए ऑडिटर के तौर पे एक स्टेटमेंट देंगे, मैंने 50 चेक कर लिया है, और आपका अंदर कहेगा जो मैंने खुद ही निकाला था, जो मैंने खुद ही निकाला था, मैंने 50 चेक कर लिया है, तुम्हारा पेएबल बिल्कुल सही है, वो मैंने खुद ही निकाला था, 50 मैंने खुद ही निकाला। ये उसी तरह है कि एक बंदा जो दाल बना रहा है और दाल बनाने के बाद उससे कोई पूछे कि खाते हुए रोड़े आए या रोड़ा आया या रोड़े स्पीड ब्रेकर आए, वो दाल खाने वाला कह दे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ही चुनी थी, मैंने ही पकाई थी, मैंने ही खाई, नो रोड़ा। क्यों? खा गया अंदर। लोगों का प्रेशर इतना होता है, रोड़े भी खाए जा रहे हैं। तो मुझे बता दें, दाल बनाने वाला, दाल चुनने वाला, रोड़े चुनने वाला, अगर दाल को खा ले तो रोड़े भी क्यों खा रहे? रोड़े क्योंकि उसने खुद बनाई है। लोगों के सामने रोड़ा निकालेगा तो लोग रोड़ा लगाएंगे। क्लियर? आप बताएं, मैंने ही टैक्स निकाला, मैंने ही पेएबल निकाला, मैंने ही फिगर लिखी, और मैं ही कह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो कमाल फिगर है। मुझे बता दें, ये खतरे की बात है कि नहीं? फौरन आईकैप के कोड ऑफ एथिक्स आगे बढ़े। रुक जाओ KPMG, सोच लो। तुम तो मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालने लगे हो। खुदा के लिए KPMG को कहो, खुदा के लिए टैक्स मेरे से ना निकलवाएं। KPMG को, सॉरी PTCL को, KPMG खुदा के लिए PTCL की मिन्नतें जाके करो, मेरे से टैक्स ना निकलवाएं। अगर मेरे से तुम लोगों ने टैक्स निकलवा लिया तो मोबाइल इनका जरा बंद करवा दें। अगर तुमने मेरे से टैक्स निकलवा लिया तो वही टैक्स मैंने करंट लायबिलिटीज में शो करके उसी टैक्स के बारे में मैंने बाद में कहने कि ये टैक्स सही कैलकुलेट हुआ है। तो क्या ये खतरे की बात है KPMG के लिए या नहीं? इस खतरे को आईकैप ने पकड़ा और उसके लिए क्या बनाए? कोड ऑफ एथिक्स। अच्छा, अगला काम क्या होगा कि क्या ये करने की इजाजत है या नहीं? तो अभी मैं आपको बताऊंगा, कुछ सूरतों में करने की इजाजत है, कुछ सूरतों में ये करने की इजाजत नहीं है।
नंबर 1 जी, पॉइंट 2 मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, मेकिंग टैक्स कैलकुलेशंस। टैक्स कैलकुलेशंस आपने करके देनी है वर्किंग 1 में फॉर जर्नल एंट्रीज। प्रिपेयरिंग कैलकुलेशन इन एक्सेल सच एज टैक्स डेप्रिसिएशन, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। इस पे आमतौर पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में 10-15 दिन लग जाते हैं। हम तो न्यूमेरिकल आप कहते हैं ना 40 मिनट में सर सॉल्व करवाएं, तो उधर आमतौर पे जो है वो 10-15 दिन लग जाते हैं। इस काम करने के बाद ने केपीएमजी ने एक और काम करना है, वो जरा आसान काम है, वो है प्रिपेयर टैक्स रिटर्न। वो हमने क्लास में कभी नहीं किया क्योंकि आसान है, वो हमने क्लास में कभी नहीं किया। वो ये होगा कि एफबीआर के वेबसाइट पे जाएंगे और पीटीसीएल का यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे और पीटीसीएल का पोर्टल ओपन हो जाएगा, जैसे ऑनलाइन स्टूडेंट्स का पोर्टल ओपन होता है। अब केपीएमजी वाले वो सारी वर्किंग्स जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में हुई हैं, उन सारी वर्किंग्स को उठा के रिटर्न में सिर्फ अपलोड कर देगा। आपने आईकेप में एडमिशन कराना हो या आपने कॉलेज में एडमिशन कराना हो तो तस्वीरें लेते, आईडी कार्ड, फॉर्म, ये सारी चीजें इकट्ठी करते करते टाइम लग जाता है। लेकिन जब ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो फॉर्म फिल करने में 10-12 मिनट लगते हैं। सो इट इज लाइक फॉर्म फिलिंग। टैक्स रिटर्न बनाना मुश्किल काम नहीं है। आज तक हमने क्लास में कभी रिटर्न नहीं बनाई, हमने तो एफबीआर की कभी वेबसाइट नहीं खोली, तो रिटर्न बनाना दूर की बात है। रिटर्न बनाना इज वेरी इजी। इसमें आपने कॉपी पेस्ट करना होता है डेटा फ्रॉम एक्सेल टू रिटर्न, ठीक है। अब इन द एंड, पूरी क्लास के एंड पर मैं कंक्लूड ये करूंगा कि ये सर्विस आप किसी सूरत में दे सकते हैं, ये सर्विस आप हमेशा दे सकते हैं, सॉरी, ये वाली सर्विस आप हमेशा दे सकते हैं, लेकिन ये वाली सर्विस कभी आप दे दें कभी आप ना दें, वो डिपेंड करेगा सरकमस्टांसेस में। आप बता दीजिए टैक्स सर्विसेज कंप्राइज ऑफ व्हाट, व्हाट एंड व्हाट। टैक्स सर्विसेज कंप्राइज ऑफ 3 थिंग्स। नंबर 1, प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न, दैट इज ए वेरी इजी टास्क, ये बाद में होता है, पहले ये होगा। एंड मेकिंग टैक्स कैलकुलेशंस, और एक और तीसरा काम है टैक्स प्लानिंग सजेशंस देना। इस सारी तमहीद के बाद सिर्फ एक लाइन है जो किताब में लिखी हुई है, वो मैंने आपको पढ़ानी थी। ये सारा सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थी, एक लाइन किताब में आ रही थी, वो पढ़ाने के लिए हमने जो है वो आधा पौना घंटा लगा दिया है। वो लाइन क्या है वो पढ़िएगा। प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विस टू ऑडिट क्लाइंट। सोच के करना के पीएमजी, फंस जाओगे। प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विस टू ऑडिट क्लाइंट, यानी जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं उसी को हो सोच के करना। इसको जरा ना 2-3 दफा बोलें, प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विस टू ऑडिट क्लाइंट। तोबा 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 तोबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विस टू ऑडिट क्लाइंट, ना 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 ना, बहुत खतरे की बात है यार ये तो। प्रोवाइडिंग टैक्स निकाल के देना उसी को जिसका, दैट क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू थ्रेड, दैट क्रिएट अ, आप अपने ही काम को रिव्यू कर रहे होंगे। आईकेप जाते हुए कि अपना पेपर खुद चेक कर लेना, चेकिंग माय पेपर ऑन माय ओन, नो 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 नो। अच्छा, ऐसी सूरत में सेल्फ रिव्यू क्यों है ये देखें। छड़ दे अज ते मोबाइल छड़ दे, ऐसी सूरत में आप अपना ही किया हुआ काम खुद रिव्यू कर रहे होंगे। इट इज कॉल्ड एज सेल्फ रिव्यू। यू विल वेरीफाई द करंट टैक्स, यू विल वेरीफाई द करंट टैक्स पेएबल फिगर इन करंट लाइबिलिटीज ऑफ बैलेंस शीट। You will verify the current tax payable figure in current liabilities in balance sheet. आप इस फिगर को चेक कर रहे होंगे। The figure of current tax is calculated by you. The figure is calculated by you in making. आपने ये बनाई हुई है। बेटा आज कैसी बनाई आपने सब्जी? अम्मी मैंने बहुत अच्छी बनाई अम्मी, आप खा के तो देखें। बाद में अम्मी ने आपको कभी कहा ही नहीं बनाने को। अच्छा, कुछ लोग अजीब होते हैं कि तो इतना बुरा काम करके देते हैं अगला कहे ही ना, ये ना क्या करें। अच्छा,
आइडिया दे रहे हैं। अच्छा, एडवोकेसी थ्रेट, बोले कौन सा थ्रेट जी? अगला काम क्या होगा? अगला काम ये होगा मोबाइल तोड़ दिए जाएंगे, जिसका नजर आया मुझे। अच्छा, अब एक होगा कौन सा थ्रेट बोले? एडवोकेसी थ्रेट। समझ आ गया? एडवोकेसी ये होगा कि जब आप डॉक्टर से दांत भी निकलवा रहे, डॉक्टर से जूते पॉलिश भी करवा रहे, जब आप डॉक्टर के पास बार बार जा रहे तो यारी बन जाएगी। जब पीटीसीएल वाले केपीएमजी से ऑडिट भी करवा रहे, टैक्स भी करवा रहे, तो यारी बन जाएगी। ऐसी सूरत में अगर कोई कोर्ट केस अराइज होगा अगेंस्ट पीटीसीएल, तो केपीएमजी जब जाएगा कोर्ट में तो इतनी यारी की वजह से उसे एडवोकेट करने की कोशिश करेगा, अनड्यू फेवर देने की कोशिश करेगा। इस थ्रेट का नाम बोलने क्या है? थ्रेट की उर्दू बताएं क्या है? खतरा। यू विल एडवोकेट योर, यू से मुराद केपीएमजी, यू से मुराद केपीएमजी। लेख रशीद, केपीएमजी विल एडवोकेट पीटीसीएल इन फ्रंट ऑफ एपलेट अथॉरिटीज। एपलेट अथॉरिटीज लिखे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी जहन में आ रहा है। हमने कहा अब करें क्या यार, ये तो बड़ी खतरे की बात है। यानी अगर पीटीसीएल ने मुझे 15 लाख ऑडिट करने के पैसे देने हैं और मुझे 6 लाख टैक्स कैलकुलेट करने के पैसे देने हैं, तो अब पैसे तो आते मुझे नजर आ रहे हैं, तो मैं उससे इनकार कर दूं, ये काम पकड़ूं या ना पकड़ूं? ऐसी तरह में स्टैंडर्ड कहता है, मैं आपको हमेशा के लिए मना नहीं कर रहा, मेरा मशवरा है कि बच्चों इस काम से, ना टैक्स ना कैलकुलेट करके दो। फर्म्स आर प्रोहिबिटेड। आई क्या कह रहे हैं, मैं मशवरा दे रहा हूं कि बच्चों, मना नहीं कर रहा, बच्चों, प्रोहिबिट का मतलब बच्चों यार इन चीजों से। किससे बचें? हम तो पता नहीं किस से बच रहे हैं। इधर बताओ किससे बचें? फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्टन टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट, यानी उसी बंदे को टैक्स सर्विस देने से बचो। हमने कहा क्यों? बिकॉज खतरा होता है थ्रेट, बिकॉज खतरा एहतियात बरत के भी कम नहीं हो सकता। कई दफा खतरा इतना ज्यादा होता है कि एहतियात बरत के भी कम। मिसाल के तौर पे एक पूल है, उसके अंदर डड्डू घुसे हुए हैं, मेंढक कहते हैं हम उसको पंजाब में। उस पूल के अंदर जो है वो डड्डू घुसे हुए हैं। अब आप चाहे जैकेट भी पहन लें, जराबे भी पहन लें, कोट भी पहन लें, टोपी से कान भी कवर कर लें, मेंढक इतने तेज है कि वो घुस जाएंगे। आप छलांग मारेंगे वो आपके अंदर घुस जाएंगे। तो ऐसी सूरत में मुझे बताएं, क्या खतरा इतना, मेंढक 200 अंदर और आप अकेले, आप बताएं क्या खतरा इतना ज्यादा है कि एहतियात बरत के भी खत्म नहीं हो रहा? कोरोना वार्ड में मास्क पहन के भी घुस जाए तो उसने इधर से घुस जाने। तो खतरा जिस जगह पे ज्यादा हो वहां पे अगर एहतियात भी बरते तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता। तू चुप कर। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि कुछ खतरे जिंदगी में ऐसे होते हैं अगर एहतियात बरत भी लें तो वो खतरे कम। अब जी खतरे का लेवल कैसे चेक होगा? खतरे का लेवल ऐसे चेक होगा कि लास्ट टाइम मेंढकों ने पिछले बंदे के साथ क्या किया है, मेंढकों का तजर्बा कितना है, मेंढकों की बरादरी कौन सी है, मेंढकों का रंग कौन सा है, और आपके अंदर मेंढक को लड़ने की पावर कितनी है। इन सारी चीजों को सामने रख के ये डिसाइड होगा कि आप उस खतरे को किस हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। खतरे का भी आपको पता है लेवल होता है। खतरे का क्या होता है? खतरे का लेवल कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपका लेवल होना चाहिए समझने वाला। खतरे का लेवल पता चलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, मंगनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। जो आपने इंगेज किया है काम करने के लिए, उसमें आपने क्या काम करके देना है। एक्सपर्टाइज ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ पीटीसीएल, पीटीसीएल के एम्प्लॉयज को कितनी जान पहचान है चीजों की। तीसरा, सिस्टम ऑफ एफबीआर, मुश्किल है या आसान है, और कितना बारीक बीन है हमारा लॉ। इन सारी चीजों से डिपेंड करेगा कि ये असाइनमेंट मैं पकड़ूं या ना पकड़ूं। मेरे ख्याल से अगर एफबीआर का सिस्टम आसान हो, पीटीसीएल के एम्प्लॉयज भी लर्नेड हो, तो आप ये सारी कैलकुलेशंस उनको करके दे दें, कोई ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है। खतरा क्योंकि काफ़ी कम है। लेकिन अगर खतरा ज़्यादा है
खतरा ज्यादा या कम कैसे पता चलेगा? इन चीजों से, लेवल ऑफ थ्रेट। तो इन चीजों से खतरे की ज्यादती या कमी का आपको अंदाजा हो सकता है। डन। अब अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा पढ़ लें आज। चलें किताब निकालें। अभी तो हम डायग्राम्स ही देख रहे थे। हाँ मेरे ख्याल से पकड़ा होगा वरना। नहीं, आप क्यों लोगों को रोजी पे। अच्छा, टैक्स सर्विसेज। टैक्स सर्विसेज में 3 चीजें बता दें कौन कौन सी हैं। मुश्किल काम, ये पेज नंबर है 24। टैक्स सर्विसेज में बताएं क्या क्या आता है। नंबर 1 टैक्स रिटर्न बनाना, ये अपलोडिंग है, आसान है। टैक्स याद है ना, वो चीजें भूल तो नहीं गई। प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न, टैक्स रिटर्न बना के देना, ये आसान काम है। प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न, ये आसान काम है। मुश्किल काम मेकिंग टैक्स कैलकुलेशन फॉर और सजेस्टिंग टैक्स प्लानिंग को छोड़ें। ये वो लाइन थी जिसके लिए हमने पूरी तमहीद बांधी थी। प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट हो माइट क्रिएट अ और एडवोकेसी। प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू माइट क्रिएट अ और एडवोकेसी। कोड ऑफ एथिक्स में रिक्वायरमेंट्स हैं जो मना करती हैं फर्म्स को, मनाना कहीं बस मशवरा देती हैं फर्म्स को, फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्टन टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट्स इन सम सर्कमस्टांसेस बिकॉज खतरा कैनॉट बी मैनेज्ड बाय अप्लाइंग एहतियात। खतरा मैनेज नहीं हो सकता एहतियात लगा के भी, खतरा ही बहुत ज्यादा है। बिकॉज लिखें, खतरा कैन नॉट बी मैनेज्ड बाय अप्लाइंग एहतियात। एहतियात लगा भी दें तो खतरा नहीं मैनेज होता। ओके, अब जी खतरे का लेवल कैसे चेक करें? भाई तू किधर जा रहा हो, ना जा खुदा के लिए। अच्छा, लेवल ऑफ थ्रेट, लेवल ऑफ थ्रेट चिन्ह नहीं करनी उस क्लास में। लेवल ऑफ थ्रेट, लेवल ऑफ थ्रेट कैसे पता चलेगा? फैक्टर्स फॉर इवैल्यूएटिंग लेवल ऑफ थ्रेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट नंबर 1। नंबर 2 टैक्स एक्सपर्टाइज ऑफ क्लाइंट कौन है? पीटीसीएल के एम्प्लॉयज की बोले एक्सपर्टीज। सिस्टम बाय विच एफबीआर असेस एंड एडमिनिस्टर द टैक्स, और उसमें फर्म का रोल। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटीओ, टैक्स रिजीम का मतलब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पाकिस्तान का लॉ, इनसे पता चलेगा खतरा ज्यादा या कम है। अगर लॉ ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो खतरा ज्यादा है। अच्छा, हमारे लॉ में कहीं जजमेंट भी है? बिल्कुल, इंटरटेनमेंट अगर लिमिट्स क्रॉस कर जाए तो नॉट अलाउड होती है। तो अब लिमिट्स क्या हैं? ये जजमेंट है, ये जजमेंट है। तो हमारे लॉ में कई जगह जजमेंट भी आ जाती है। अकाउंटिंग की क्लास में तो जजमेंट इतनी ज्यादा है कि लुट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का रेट जजमेंट है, रिमेनिंग लाइफ एसेट की जजमेंट है। अकाउंटिंग की क्लास में तो रेजिडुअल वैल्यू जजमेंट है। अकाउंटिंग की क्लास में तो हजारों जजमेंट्स आप लगाते हैं। टैक्स में भी कई जजमेंट्स हैं। जहां जजमेंट लगाना ज्यादा हो वहां काम रिस्की हो जाता है। ओके, अब मोहतरम वो बात को कंक्लूड कर रहे हैं और कहते हैं अब मैं आपको रूल्स बताने लगा हूं। अब जी हेडिंग्स जो आ रही है ना, बताने लगे ये काम करने की इजाजत है या नहीं, और फिर बताने लगे ये काम करने की इजाजत है या नहीं। पहला, रिटर्न बना दें किसी को, बनी हुई इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन आप पीडब्ल्यूसी की फॉर्म से बनवा लें, यानी कि टैक्स कैलकुलेट पीडब्ल्यूसी से करवा लें, और पीडब्ल्यूसी वाले चले जाएं तो केपीएमजी वालों को कहीं यार जरा टाइम निकाल के ना सिस्टम पे अपलोड कर दो। ये वाला काम फिर आप केपीएमजी से करवा लें, कोई मसला ही नहीं। अब जरा हेडिंग पढ़िएगा अगली क्या है। टैक्स रिटर्न प्रेपरेशन या कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन नहीं, टैक्स रिटर्न। आसान वाला काम ना
मेरे ख्याल से करवा लेना चाहिए। हाईलाइट कर सकते हैं आप, डज नॉट क्रिएट अ थ्रेट, ये हाईलाइट कर सकते हैं आप। बता दें जी किस काम में थ्रेट नहीं है, पहले वाले आसान वाले काम में या मुश्किल वाले काम में? आसान वाले काम में कोई थ्रेट नहीं है। वो किसी और से आप टैक्स निकलवा लें, वर्किंग वन वगैरह बिजनेस की करवा लें, उसको से सिस्टम में अपलोड करवाने अगर आपने केपीएमजी से तो वो करवाएं, केपीएमजी कर देगा, कोई मसला नहीं। अब ये जो दो पैराज है नीचे, ये रीजंस बता रहे हैं। केपीएमजी से हमने कहा कि तुमने सिर्फ रिटर्न मुझे अपलोड करके देनी है। ये इसलिए आसान है कि हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, बनी बनाई इंफॉर्मेशन है, तैयार इंफॉर्मेशन है, उसको अपलोड करा दें। इसके बाद एफबीआर वाले बताएंगे कि एक दो मसले हुए हैं अपलोडिंग में, ये चीज़ मिसिंग है, ये चीज़ मिसिंग है। वो केपीएमजी वालों से आप कहें यार वो दोबारा अपलोड कर दो, वो दोबारा अपलोड कर देंगे। इसके बाद एफबीआर वाले एक दो नोटिस भेजेंगे कि यार आपकी रिटर्न में कास्टिंग एरर थी, ये मसला था, वो भी केपीएमजी को कहें, वो आपको बता देगा यार इसको ऐसे सेट कर लो, इसे ऐसे सेट कर लो। और कोई मशवरा आपने केपीएमजी से रिटर्न अपलोड करते हुए लेना है वो ले लें। तो इसलिए कहते हैं रिटर्न अपलोड करना इज़ नॉट अ मसला। इसके अंदर अगर आप करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से खुली इजाज़त है, कोड ऑफ एथिक्स आपको मना नहीं करते। पढ़ें, प्रोवाइडिंग टैक्स रिटर्न प्रेपरेशन सर्विस। कौन सी सर्विस? प्रेपरेशन, प्रोवाइडिंग टैक्स रिटर्न प्रेपरेशन सर्विस टू डज नॉट यूजुअली क्रिएट अ थ्रेट। व्हाई डजंट क्रिएट थ्रेट? उसके लिए सारी लाइनें हैं। रीजन इज टैक्स रिटर्न प्रेपरेशन सर्विस इन्वॉल्व, टैक्स रिटर्न अपलोड करने में क्या होता है? असिस्टिंग क्लाइंट, क्लाइंट कौन है यहां? असिस्टिंग पीटीसीएल विद टैक्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस। कब तक टैक्स जमा करवाना होता है? 30 सितंबर तक। बस उसे मशवरा दें यार 30 सितंबर से पहले पहले मुझे डाटा दो, अपलोड मेरे से करवा लेना। बाय कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कंपाइल करनी है या बनानी है? सिर्फ कंपाइल करनी है बस। और पेमेंट ऑफ टैक्स करनी है बस, टैक्स पे करना है बैंक में जाके, वो भी करवा दें उनके साथ, कोई मसला नहीं है, आसान सा काम है ये। एडवाइजिंग ऑन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन, और पास्ट में जो इन्होंने ट्रांजैक्शंस कर ली हैं, जो पीडब्ल्यूसी वाले कैलकुलेशन करके दे गए हैं, वो भी एक फर्म है, पीडब्ल्यूसी वाले अगर कैलकुलेशन करके दे गए हैं तो उनमें अगर आपने कोई इनकी हेल्प करनी है तो कर दें। एंड रिस्पॉन्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ पीटीसीएल, एंड रिस्पॉन्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ पीटीसीएल टू एफबीआर। अगर एफबीआर वालों ने कुछ पूछा है तो वो बता दें आप, उसमें कोई मसला नहीं, ये तो रिटर्न के बारे में ही कुछ पूछा होगा। और अगर एफबीआर वालों ने रिक्वेस्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन की, वो भी दे दें। फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ अप्रोच, अप्रोच आप बता दें कि मैंने सेल से स्टार्ट किया। अप्रोचेस दो है ना, एक है सेल से स्टार्ट करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना, एक है प्रॉफिट से चल के, जैसे मर्जी कर दें आप, सेल से स्टार्ट करके कर दें। उनको अप्रोच समझा दें इस तरीके से हमने सॉल्व किया, एफबीआर वाले कहेंगे हाँ हाँ ठीक है समझ आ गई बात। और रिटर्न बना के देना इसलिए भी आसान काम है कि टैक्स रिटर्न प्रेपरेशंस आर यूजुअली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। सारा काम वो पीडब्ल्यूसी वाले करके गए हैं, आपने सिर्फ हिस्ट्री को उठाना है। एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन आपने करनी है, एफबीआर की वेबसाइट पे अपलोड आपने करनी है अंडर एग्जिस्टिंग लॉ, नए लॉ को सामने पाकिस्तान को रख के। फर्दर रिटर्न्स आर आल्सो रिव्यूड बाय टैक्स अथॉरिटीज। कहते हैं एक चीज आपको बताऊं, टैक्स वाले भी रिटर्न को नजर मार लेते होते हैं, इसलिए कोई खतरे वाली बात नहीं है। तो इसलिए रिटर्न जमा करवाना पीटीसीएल की, केपीएमजी को, इसमें कोई खतरे की बात नहीं है, क्योंकि इसमें हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, पास्ट डाटा है, और कभी कभी एफबीआर वाले कुछ इंफॉर्मेशन मांग लेते हैं, वो भी दे देना, कोई खतरे की बात नहीं है। अगली बात, अब आप इस आखिरी सफ़े पे आए, आखिरी सफ़े बता दें जी हमारी टैक्स सर्विसेज कितने किस्म की हो गई? दो। ये कौन सा काम है? आसान, और कैलकुलेशन मुश्किल। डन। इसको मैं नहीं पढ़ा दोबारा, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ा दिया अभी अभी, इसको मैं नहीं पढ़ा। अब मैं इधर आता हूं, टैक्स कैलकुलेट करके देना। अगर आप ये डिसीजन लें कि मैं पीटीसीएल को या किसी ऑडिट लाइन को टैक्स कैलकुलेट करके देता हूं, ये आसान काम है या मुश्किल काम है? यह मुश्किल काम है। इसमें आपके जितने भी ऑडिट क्लाइंट्स हैं,
अगर आप उनको टैक्स कैलकुलेट करके देने लगे हैं, खतरे की बात है। प्रिपेयरिंग टैक्स कैलकुलेशन फॉर ऑडिट क्लाइंट क्रिएट यहां इट क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अगर आप ये टैक्स कैलकुलेशन करके देने लगे हैं तो बाद में आपने इसका ऑडिट करना है। इट क्रिएट अ बिकॉज यू विल मेक ऑडिट ऑफ दीज फिगर्स, क्योंकि आप बाद में खुद इन फिगर्स का क्या कर रहे होंगे, ऑडिट कर रहे होंगे। हमने कहा क्या करें फिर, करें ना करें, तुमने बता तो दिया खतरा बहुत ज्यादा है, फिर छलांग मारे ना मारे। कहते ऐसा करो कि मैं ना बात खत्म करता हूं, छलांग मारे ना मारे मैं ही बता देता हूं। अगर ये ऐसी कंपनी है ना जिसके शेयर्स वगैरह पब्लिक ने नहीं खरीदे हुए और छोटी मोटी कंपनी है, सेफ गार्ड्स लगाओ और छलांग मार दो, कोई मसला ही नहीं। सेफ गार्ड्स लगाओ और छलांग मार दो। और अगर ये कंपनी बहुत बड़ी है जैसे पीटीसीएल जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है, फिर अगर अमाउंट बहुत बड़ी है, यानी 80 करोड़ की लाइबिलिटीज हैं, उसमें से 50 करोड़ की ये वाली लाइबिलिटी है, अगर अमाउंट बड़ी है और कंपनी भी बड़ी है यानी पब्लिक है, तो मना कर रहा हूं मैं, प्रोहिबिट, खत्म बात, फॉरबिड जिसे कह सकते हैं आप, हराम है आपके लिए, बिल्कुल जायज नहीं, मैं आपको मना कर रहा हूं, आप कर ही नहीं सकते। डू नॉट प्रिपेयर, आप ना करें, आप उससे कहते हैं भाई माजरत किसी और से करवा लो। लेकिन अगर आपको पता है कि कंपनी तो बड़ी है लेकिन जो अमाउंट्स हैं वो मटेरियल नहीं है इतनी, यानी 10 अरब की लाइबिलिटीज हैं, उसमें से 5 लाख की ये टैक्स लाइबिलिटी है क्योंकि उसकी बहुत सी इनकम्स एग्जेम्प्ट हैं, तो ऐसी सूरत में कहते हैं कोई मसला ही नहीं, लेकिन सेफ गार्ड फिर भी लगा लेना, सेफ गार्ड लगाओ और काम करके दे दो। अच्छा जी, अब तरतीब से इसको याद कर लें, मैं फिर आपको हाईलाइट करने देता हूं। ऑडिट क्लाइंट को टैक्स निकाल के देना खतरा है, बोले ऑडिट क्लाइंट को टैक्स निकाल के देना, लेकिन खुल के बात करो ना, आप फिर करें क्या, कहते हैं वो मैं बता देता हूं। अगर ऑडिट क्लाइंट ऐसा है जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है, जैसे हमारा कॉलेज है, इसमें पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं है, पब्लिक ने शेयर नहीं खरीदे हुए, अगर वो छोटा इदारा है तो आप सेफ गार्ड्स लगा के छलांग मार दो, कोई मसला नहीं। और अगर 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 बोले ऑडिट क्लाइंट ऐसा है जिसमें अवामुन नास का इंटरेस्ट है, फिर आप क्या करो, अगर काउंटिंग एंट्रीज मटेरियल हैं तो डू नॉट प्रिपेयर टैक्स कैलकुलेशन, फिर इनका टैक्स कैलकुलेट मत करो, ऑन विच यू विल लेटर ऑन फॉर्म एन ऑडिट ओपिनियन, फिर इनका टैक्स कैलकुलेट ना करो, ऑन विच यू विल लेटर ऑन एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन, जिसका बाद में तुम खुद ऑडिट कर रहे होगे, फिर ये ना करो। और अगर कंपनी तो बड़ी है पब्लिक लेकिन अमाउंट क्या है, छोटी, तो ऐसी सूरत में सेफ गार्ड लगाओ और काम करने की इजाजत है। आ जाए जी, इस बात को यहां से हाईलाइट करें, वहां से रहने दें, यहीं से हाईलाइट करें। देखते जाइएगा जरा, पहले 1 मिनट के लिए आपने ऊपर देखना है, साथ साथ हाईलाइट नहीं करना। सारे के सारे ऑडिट क्लाइंट आपके जितने भी हैं छोटे बड़े, कहते हैं मेरी, मुझे लग रहा है खतरा जरूर है, खतरा जरूर है। पहली बात मेरी खत्म होगी। जितने भी आपके ऑडिट क्लाइंट हैं उनमें से जो छोटे हैं उधर आप क्या करो, उधर लगा दो सेफ गार्ड, और जो ऑडिट क्लाइंट आपके बड़े हैं, जो ऑडिट क्लाइंट आपके, उनमें अगर वो क्यों नहीं मिल रहा मुझे दूसरी लाइन में, अगर वो मटेरियल है तो आप ऐसा करो शेल नॉट प्रिपेयर, और अगर वो इमटेरियल है तो सेफ गार्ड लगा दो। डन हो गया, नोट करें।
बाकी इंग्लिश आपने खुद पढ़ के आनी है। सेफ गार्ड्स में पढ़ा रहा हूँ, कल वाला सवाल करिए तो लॉसी के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 13 15। अच्छा, अब मोहतरम एक मज़े का बस आपने लतीफ़ा सुनना है और चले जाना है। सेफ गार्ड कैसे लगाएं नहाते हुए। अच्छा इधर देखें, अच्छा बाद में हाईलाइट कर दीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। केपीएमजी के, ओ इधर देखना बबलू, केपीएमजी के दो ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी। एक का पार्टनर शौकत है, दूसरे का पार्टनर मौकत है। अच्छा, दो ग्रुप हैं केपीएमजी के, एक का पार्टनर शौकत, दूसरे का पार्टनर मौकत। अब ऑप्शन नंबर 1 ये है, शौकत ऑडिट कर ले और मौकत टैक्स कैलकुलेट कर ले, फिर तो मसला ही हल। फिर तो ये एक बहुत बड़ा सेफ गार्ड है। शौकत क्या कैलकुलेट करें, ऑडिट करें, और मौकत टैक्स सर्विसेज दे दे। ये दाम निकाल दे, ये जूते पॉलिश कर दे, फिर तो मसला ही कोई नहीं, फिर तो मसला ही हल हो गया। ऑप्शन 1 ये है, ये बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन एक दूसरी ऑप्शन भी है, शौकत ही टैक्स कैलकुलेट करे, शौकत ही ऑडिट करे, शौकत ही ऑडिट करे, शौकत ही टैक्स कैलकुलेट करे। ऐसी सूरत में आप मौकत से इसका रिव्यू करा लें। मौकत से सिर्फ क्या करवा लें, काम ना करवाएं, मौकत से इसको चेक करवा लें कि टैक्स मैंने सही निकाला या गलत निकाला। बल्कि इससे भी बेहतर एक काम करें, आप एक काम करें, आप अपने पुराने लंगोटिया यार को फोन करें, हेलो हाँ यार तेरा सीए हो गया, अच्छा आई तरह एक काम है। आप वो एक थर्ड पार्टी को बुलाएं, उस थर्ड पार्टी में 3 खसूसियात हैं, ना उसने ऑडिट किया, ना उसने टैक्स कैलकुलेट किया, ना उसने रिव्यू किया। ये तो अजीब जोकत बुलाया आपने, ये तो जोकत है ना, ये शौकत है ना ये मौकत है, तो फिर ये कौन है? तो जोकत को बुला लें और जोकत से बुला के क्या कहें कि तुम हमारा क्या कर दो, रिव्यू कर दो, ऑडिट नहीं, तुम हमारे काम को क्या कर दो, चेक कर दो। सेफ गार्ड, पहला सेफ गार्ड बताएं जी, पहला सेफ गार्ड, बेहतरीन सेफ गार्ड, बेहतरीन सेफ गार्ड जी मार्केट में आया ताजा ताजा। शौकत से क्या कराएं और मौकत से अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। लेकिन अगर शौकत ही और शौकत ही तो मौकत से क्या करवा लें, रिव्यू। लेकिन इसमें एक और काम कर लें, क्या, जोकत को बुलाएं, जोकत को बुला के कहें ना तूने टैक्स निकाला, ना तूने ऑडिट किया, ना तूने रिव्यू किया, अब तू भी रिव्यू कर दे। अब इन दोनों का काम चेक हो जाएगा एक तरह का। पढ़ें जी सेफ गार्ड। यूजिंग प्रोफेशनल्स, यूजिंग सोप, using professionals who are not audit team members, using professionals who are to perform the tax, audit अलग से टैक्स अलग से। दूसरी ऑप्शन, having an appropriate reviewer who was not involved, ना उसने टैक्स रिव्यू किया, ना उसने ऑडिट किया, ना उसने टैक्स निकाला, फिर इस बंदे को बुला लें। इंशाल्लाह यहीं से रिज्यूम करते हैं, कल दोबारा इसको एक दफ़ा पढ़ के आ जाएं। कल से फिर एक न्यूमेरिकल्स का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू होने लगा अगले दिनों में।